अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग पॉडकास्ट करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, रियल एस्टेट में होने वाली मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, हैपनिंग्स और पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के अंदर जहाँ जहाँ भी अच्छा काम हो रहा है हम लोग उससे बात करते हैं। मेहमान शख्सियात आती हैं, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात को उसमें शेयर करती हैं। उसके साथ साथ हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और उसमें अपने लिए से अपने एक नाज़रीन के लिए हम एक अच्छा उसमें से कंटेंट क्रिएट करते हैं। आज की जो हमारी शख्सियत हैं उनका रियल एस्टेट के साथ गुज़िश्ता तकरीबन 22 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। वो इस शोबे से वाबस्ता हुए, कराची में उन्होंने काम किया, दुबई में काम किया, लेकिन उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत जो बनी वो बनी गवादर की रियल एस्टेट। सो आज हमारे मेहमान हैं इमरान खान नियाज़ी साहब। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम नवीद कैसे हैं भाई। आपने बिल्कुल ये सही कहा कि गवादर जो है वो मेरी पहली मोहब्बत है। ये तो आपने सही कहा, पहली और नहीं है। आखिरी नहीं है। चलें, अल्लाह आपको आपकी जस्तजू में कामयाब करे। अच्छा सर, पहली चीज़ तो ये बताएं कि आप पहले तो खैर आपका नाम ऐसा है कि पता नहीं आजकल टीवी चैनल पे तो नहीं ले सकते नाम ये वाला, लेकिन हम यूट्यूब पे ले सकते हैं, इमरान खान नियाज़ी। तो इमरान भाई ये बताइए कि आप रियल एस्टेट में एज अ करियर आपको क्यों एहसास हुआ कि मैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ या रियल एस्टेट की तरफ चला जाऊँ? नवीद भाई आपने अच्छा सवाल किया है। मैंने अपना BCS जो है वो 2003 में कंप्लीट किया। ओके। और उसके बाद एक्सीडेंटली मुझे जो है वो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली रियल एस्टेट में आने के लिए। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे नज़र आया कि सबसे ज़्यादा जो पैसे बनते हैं वो रियल एस्टेट में बनते हैं। तो मैंने कोशिश की और अल्लाह ने उसमें बरकत भी डाली और इस तरह से मैं रियल एस्टेट में इन्वॉल्व होता गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 20-22 साल हो गए जो रियल एस्टेट का अच्छा, काम। पैसे तो बनते हैं रियल एस्टेट में, लेकिन लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट इतनी बदनाम फील्ड रही है एक ज़माने में कि ना किसी को किराए पे घर मिलता था अगर वो ये बता दे कि मैं ब्रोकर हूँ, और ना उसको रिश्ता मिलता था कि मैं ब्रोकर हूँ। अच्छा सर, दुनिया में ना रियल इस्टेट पाकिस्तान के अंदर बड़ा इसको बदनाम कर दिया गया, वरना रियल इस्टेट ओवरऑल पूरी दुनिया में बहुत बड़ी। अब तो यहाँ भी चेंज हो गई है। मैं यही कह रहा हूँ कि अब तो ये रियल इस्टेट प्रोफेशनली एक प्रोफेशन बन गया है, पूरी दुनिया में है। कैरियर पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। देखिए जैसे जैसे बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, आप भी कोर्सेज करवाते हैं कंपनीज को रियल इस्टेट के, IBA में भी आप कोर्सेज में जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो जिस तरह एजुकेट हो रहे हैं बच्चे, रियल इस्टेट एक प्रोफेशन पाकिस्तान में विद इन 5 ईयर कंप्लीट एक प्रोफेशन हो जाएगा। और जितने इसमें ब्रोकर हजरात हैं वो मुझे लगता है कि वो शोबे से हट जाएंगे। नहीं, ब्रोकर तो वैसे हमेशा रहेंगे, लेकिन जो उनका काम करने का तरीका कार है वो शायद चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सर, जैसे दुबई में एक रीरा आया, आपको पता है पाकिस्तान में भी आ रहा था, आना चाहिए, आ भी रहा था, लेकिन ड्यू टू सम हालात नहीं आ सका। लेकिन जैसे ही रीरा भी पाकिस्तान में अगर आता है तो रियल इस्टेट एक डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट एक रिफाइन हो जाएगी, 100% रिफाइन हो जाएगी सर। आपको रियल इस्टेट को रिफाइन करना पड़ेगा। नवी सर, मैं आपको बताऊं, दुनिया में 90% जो बिलियनियर्स हैं वो थ्रू रियल इस्टेट बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रियल इस्टेट पूरी इंडस्ट्री है, ये कोई एक रियल इस्टेट दुकान नहीं है, ये पूरी एक इंडस्ट्री है। तो जब 90% बिलियनियर्स दुनिया के रियल इस्टेट से बन रहे हैं तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ 80% तो बन रहे होंगे। नहीं, 100%। मैं तो ये समझता हूँ कि मतलब अगर आप बिजनेस कम्युनिटी को देखें इमरान साहब, तो शायद बहुत कम लोग आपको नजर आएंगे। चंद एक बिजनेसमैन आप उंगलियों में गिन सकते हैं कि जी ये किसी बिजनेस के थ्रू गए हैं। अदरवाइज तो किसी के प्लॉट के पास सोसाइटी अच्छी लॉन्च हो जाती है, किसी की ज़मीन DHA में आ जाती है, किसी के पास कोई बड़ी मोटरवे बन जाती है। तो इन्हीं तरीक़ाकार से ही ज़मीन महंगी हो रही है। तो आप अल्टीमेटली नवीद भाई सिर्फ रियल इस्टेट वाले नहीं, मैं आपको बताऊँ कोई भी कारोबार इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है उसका जो सेकंड इनकम है वो रियल इस्टेट है। ये आप सब मुझसे बेहतर आप जानते हैं। दुनिया में ऐसा है। दुनिया में अगर अली बाबा का जो ऑनर है जैक मा, वो अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो रियल एस्टेट में लेके जाता है। एलॉन मस्क की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में जाती है। गूगल के जो पीछे बैठे हुए जो उसके ऑनर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट से पूरी जजीरे खरीदते हैं सर। इसी तरह OLX है, पाकिस्तान में इंटरनेशनली है। इनका मेन जो काम है वो रियल एस्टेट का है। ये इटली या स्पेन की कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो रियल एस्टेट है, उनका OLX मैकडॉनल्ड का बिजनेस मॉडल बर्गर नहीं है, रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट हो गया सर। सबवे आपका, इवन के नवीद साहब ये आपके स्टारबक्स, आपको पता है स्टारबक्स भी एक रियल एस्टेट कंपनी है। जो स्टारबक्स को जो है इन्होंने पूरा एक ऐसा सिस्टम कर दिया कि स्टारबक्स के आप क्लाइंट बन जाते हो। सही। और वो रियल एस्टेट फर्म है, तो पूरी दुनिया से रियल एस्टेट से कमा रही है। और पाकिस्तान में फिर भी लोग कम कमा रहे हैं। जिस तरह इनकी इनकम होनी चाहिए रियल एस्टेट से, इस तरह नहीं। अभी वो टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा, अभी वो टाइम आएगा। तो आपने स्टार्ट किया कराची की रियल एस्टेट से बैक इन 2002 एंड 3 में स्टार्ट किया। फिर आप दुबई मूव करके उसके बाद? नहीं सर, मैं 2003 में मैंने काम शुरू किया। 2 साल मैंने कराची के एक प्रोजेक्ट सुनहरी अपार्टमेंट पे काम किया। अच्छा। उसके बाद हम जो है वो 2004 में ही हम गवादर मूव कर रहे थे, क्योंकि गवादर उस वक्त नया ये मुशर्रफ साहब का टाइम मुशर्रफ साहब के दौर में। अच्छा, इस टाइम पे गवादर
अभी इनका प्लान क्या प्लान्स थे उस बारे में, क्या हवा चल रही थी ग्वादर को लेकर? सर 2003 में व्हेन आई वाज फर्स्ट टाइम देयर, वहाँ पे टूथपेस्ट नहीं मिलता था। ये सड़क भी नहीं होगी आपकी? कुछ भी नहीं था सर। लोग बाय रोड गवादर जाते थे 22 घंटे में। अच्छा। वो रास्ता आपका जाता था कोयटा अच्छा। से तुर्बत, और तुर्बत से आप गवादर की तरफ आते थे, जो आप 8 घंटे में ट्रैवल करते हो। 22 आवर्स का वो था, और रास्ते में अगर बारिश हो जाए तो डेढ़ दिन लोगों को लग जाता था गवादर पहुंचने के लिए। और जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, कोई रोड वहाँ पे नहीं थी, इवन के कोई टूथपेस्ट की दुकान नहीं थी जहाँ से मुझे टूथपेस्ट मिले। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ थी कि मुशर्रफ साहब ने ये बता दिया था कि गवादर एक डीप सी पोर्ट बनने जा रहा है। और जो आज आपका सीपैक है, सीपैक उस वक्त नाम नहीं था, लेकिन ये था कि चाइना जो है एक रोड बनाने जा रहा है जो पूरी पाकिस्तान को एशिया से मिलाएगी, और इस तरह का एक प्लान बना था। सीपैक उसका नाम नहीं था, एक रोड नेटवर्क था, OBOR था, वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड उसका नाम था। और फ्री जोन, इन्होंने फ्री जोन भी नहीं था कि गवादर में कोई इंडस्ट्रियल, सिर्फ पोर्ट और रोड था। तो लोगों को नज़र आ रहा था यार एक नया शहर बन रहा है, वहाँ पे जब अपॉर्चुनिटीज़ कराची की तरह जो है वो अवेल करेंगे लोग। तो हम भी गए वहाँ पे, ज़मीनें देखी। आपको पता है जहाँ भी काम शुरू होता है, अच्छा गवादर क्यों मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा तेज़ कराची का पाकिस्तान का शहर है। आप कराची ले लें, इस्लामाबाद ले लें, लाहौर ले लें, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वहाँ का लोकल करता है। बिल्कुल 10% आपको मिलता है वहाँ का बाहर के दूसरे शहरों से। गवादर में पूरे पाकिस्तान से लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। इंटरनेशनल सिटी बल्कि कह सकते हैं। इंटरनेशनल चाइना तो कर ही रहा था। मैं आपको इवन बताऊं, ये बात मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, गवादर में 2 बांग्लादेशी नेशनल्स ने भी ज़मीनें ली हुई हैं। अच्छा। पाकिस्तानियों के नाम पे। और ऐसे कितने होंगे जिनको हम नहीं जानते। और आप दुआ करें, और पाकिस्तान की खुशनसीबी, अगर पाकिस्तान ने चाइनीज़ को वहाँ पे ज़मीन ख़रीदने की इजाज़त दे दी तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में करते हैं वो चाइनीज़ होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो शहर मेलबर्न है वो इस साल सबसे ज़्यादा हाई उसकी इन्फ्लेशन जो है वो रेट्स में बढ़ी है। बिल्कुल सही। द रीज़न इज़ वहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है। अगर गवादर में चाइनीज़ को ख़रीदने की इजाज़त दे दी तो नवी सर आप मैं वहाँ पे ज़मीन ख़रीद ही नहीं पाएंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर आप दुबई क्यों गए गवादर से? जी सर, 2005 में 6 में गवादर तो रूटीन में चल ही रहा था। दुबई में एक बूम आया, हमने कहा चले जी दुबई में भी जा। अच्छा, हमने पहली दफ़ा दुबई गए थे गवादर ही सेल करने। वैसे जो 5-6 में गए दुबई, वो गलत टाइम पे गए मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट करने। सर उस वक्त एक पाकिस्तान में आपको पता है हर कोई जो है वो भेड़ चाल का हिसाब होता है। सब वहाँ पे पहुँचे, हम भी पहुँच गए, दुबई गए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे दुबई आज भी समझ नहीं आता है। जिन लोगों को, अच्छा आपके ही चैनल पे आप देखिएगा, आपके पास सवालात आएंगे, जिन लोगों को दुबई में उस वक्त मार पड़ी है ना, वो अब दुबई जाने का सोचते भी नहीं है। सही। क्योंकि अब कुछ नए लोग जाएंगे, अब कुछ नए लोग जाएंगे जो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन सर दुबई की मार्केट हमेशा जो है ना वो एक उसमें ना ट्रस्ट नहीं होता है। आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो तो मिल नहीं रही है, और वही चीज़ आप बेचने जा रहे हो तो कोई ले नहीं रहा है। खैर नहीं, मैं वो मैं खैर रेरा के पैसे से पुरानी बात है, क्योंकि जब ये रिसेशन आया था उसके बाद दुबई ने काफ़ी अपने रियल एस्टेट के लॉज को उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया, और काफ़ी उनके लॉज में सख्तियाँ की, बिल्कुल सख्ती की है। लेकिन उनके लॉज इंप्रूव हुए हैं, उनका जो है वो एक समझ लें उनका सिस्टम इंप्रूव हुआ है, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट इंप्रूव नहीं हुई है। आज भी आप देखें, आप दुबई में कुछ लेने जाएं, आपने दुबई से ख़रीदा, आप वही चीज़ वापस बेचने जाएं तो आपको उस रेट पे नहीं बिक रही होगी। सर ये तो यहाँ पे कराची में भी हो रहा होगा। कराची में भी बहुत जगह ऐसा होता है। लेकिन अभी सर मैं इंटरनेशनल सिटी में मैंने स्टूडियो बेचे थे 2007 में, इंग्लैंड क्लस्टर में, जो लोग जानते हैं वहाँ पे मैंने बेचे थे 275 3 लाख धर्म के। लेकिन आज भी वो रेट वापस नहीं आया है। मेरे कुछ दोस्त मुझे कहते हैं ना यार दुबई आओ, दुबई में काम दोबारा शुरू हुआ है, काम देखो। तो मैं कहता हूँ यार इंटरनेशनल सिटी में इंग्लैंड क्लस्टर कितने का जा रहा है? वो कहते हैं यार 2 लाख 2,25,000 का। मैं कहा यार वो 2007 वाले रेट आएंगे तो मैं वापस आऊँ। अच्छा, वो तो खैर बबल था ना, वो इस बड़े लेवल पे बबल क्रिएट कर दिया गया था। तो अब अगर मार्केट जा रही है तो वो एज पर एक्चुअल जो ग्रोथ होनी चाहिए नॉर्मल तरीके से वैसे ही बढ़ती जा रही है। नहीं, दुबई की मार्केट एक्चुअल ग्रोथ पे नहीं जा रही। नवी सर, दुबई के अंदर कोई वहाँ का रेजिडेंस नहीं है। दुबई आपको नेशनलिटी नहीं दे रहा है। दुबई आपको वहाँ पे लोग जो भी दुबई के अंदर रह रहा है वो ये सोच के नहीं रह रहा है मैं परमानेंट रहूँगा। क्या लोग पीआर तो अब दुबई दे रहा है, सर पीआर दे रहा है, लेकिन आपको नेशनलिटी नहीं दे रहा है। आप वहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, आप सिर्फ रेंटल खाने के लिए कर रहे हो कि जी मुझे रेंट ROI अच्छा मिलेगा इसका, या मैं इसको आगे बेच के कनाडा या किसी और मुल्क मूव हो जाऊँगा। पाकिस्तान फिर भी हमारा बहुत मजबूत है। पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी, चाहे ओवरसीज़ हो, दुनिया में वो 20 साल पाकिस्तान नहीं आया हो, लेकिन उसको पाकिस्तान में एक अपना घर चाहिए। तो आज भी मैं लोगों को कहता हूँ पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, पाकिस्तान फिर भी फिजिबल है दुबई के कंपैरिजन अगर करें। सही। तो आपका फिर 2008 में वापस आया? 2008 में हम वापस आए दुबई से मार खा के।
ज़्यादातर पाकिस्तानियों को वहाँ माल लगी, सब पाकिस्तान वापस आए। फिर हमने कराची में 1-2 प्रोजेक्ट किए, मैं उस वक्त तालु ग्रुप के साथ था। अच्छा। हमने कराची में 2 प्रोजेक्ट्स किए, बहुत कामयाब। फिर ओवरऑल दुनिया में मार्केट आपको पता है किस तरह की हो गई। 2015 में गवादर फिर एक तरफ से बूम हुआ और बहुत ज़्यादा बूम हुआ। नवाज शरीफ दौर था वो, लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, पोर्ट के ऊपर चाइना ने फ़ौरन CPEC एक नया गेम चेंजिंग लेके आए। फिर गवादर में अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से काम चल ही रहा है। चलें, ग्रेट है। अच्छा, गवादर जिस तरह हमें पता है कि ये हमने ओमान से लिया था, मैं 58 में गालिबन ख़रीदा था हमने, और उस ज़माने में कोई 5-5.5 अरब रुपए की डील थी जिसके तहत ये वहाँ से लिया गया था। मसला ये है, मुझे गवादर के बारे में जब मैं किसी, अब आप माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं, मैं जब किसी से बात करता हूँ, लोगों का जो ट्रस्ट कह लें या जो इंटरनेशनल इसकी जो एक होनी चाहिए थी अहमियत और जिस अंदाज से पैसा वहाँ आना चाहिए था, मुझे लगता है कि अभी भी नहीं आ पा रहा। अच्छा, उसके पीछे एक रीज़न मुझे ये लगती है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके कोई कंसिस्टेंट प्लान नहीं है। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था इनका वो हुआ था सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ। अब सिंगापुर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तकरीबन कोई 500-550 एकड़ लैंड पे, जो सुनने में आया कि जी को नेवी के साथ इनका इशू बना, सिंगापुरियन गवर्नमेंट 4-5 साल लगी रही लेकिन उनको वो ज़मीन नहीं मिल सकी। और जो उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो मिनिस्टर थे गौरी साहब, उन्होंने ये कहा कि जी ये जो ज़मीन थी ये बेसिकली हमने नेवी को ये कहा कि इसके बदले में इतने पैसे ले लें या इस 1 एकड़ के बदले में ये ले। 4-5 बार स्टांस चेंज हुए। अब इसमें कहीं भी बलूचिस्तान के लोकल हालात नहीं आ रहे थे कि जी कुछ जो लोकल हम लोग सुनते हैं कि बलोच से हमारी नहीं बनती, या और वहाँ पे दूसरे जो एलिमेंट्स काम कर रहे हैं हमारे पास जो हमें बताए जाते हैं, वो सब इन्वॉल्व नहीं थे। ये विदन इदारा जो है ये गेम होती है और ये लैंड नहीं मिल सकी। सिंगापुर यहाँ से 3-4 साल के कॉन्ट्रैक्ट की ख्वारी के बाद यहाँ से वापस चला गया। अब वो जो एक बैड पैच आया या एक बैड माउथिंग हो गई और जो लोगों ने इतना ज़्यादा उसके बारे में वायरल वो कंटेंट हुआ, और जो एक बिजनेसमैन कम्युनिटी है मैं समझता हूँ बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक तो ब्रोकर बिल्डर्स तो काम करते ही करते हैं, वो तो एक हवा बना देते हैं इस चीज़ की, लेकिन एक ऐसा बंदा जो नंबर्स को देखता है, जो ट्रेंड्स को देखता है, जो एक्चुअली देखता है, उसको काफ़ी परेशानी होती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो सिंगापुर का जो एक गलत किस्म का बीच में टाइम गुजरा है 4-5 साल का, वो क्या है? नवीद भाई देखिए, सिंगापुर को तो देना ही सबसे बड़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट का गलत डिसीजन था। ये प्रोजेक्ट, ये पूरी जो शहर था ये चाइनीज़ के लिए बन रहा था, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, चाइनीज़ ट्रेड के लिए। सिंगापुर को उस वक्त के जो भी हमारी हुकूमत थी उन्होंने सिंगापुर को दिया। इसमें पाकिस्तान के भी 2 बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे जिन्होंने सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी को यहाँ पे लिया। AKD था और NLC वाले मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने ले लिया। हाँ बिल्कुल, सिंगापुर को लाया इस वजह से गया था कि गवादर पोर्ट ना चल सके। अच्छा, ये आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ सकते हैं कि उस दौर में सिंगापुर को लाया इस वक्त। सिंगापुर ने वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया, सिंगापुर ने सिर्फ वहाँ इश्यूज़ बनाए कि जी हमारे साथ ये इश्यूज़ हैं, ये सिर्फ उन्होंने पैसे लिए कि पाकिस्तान इस पोर्ट को यूज़ ना कर सके। उन दिनों में आपसे चाइनीज़ नाराज़ भी हुए। उसके बाद जैसे ही चाइनीज़ को इन्होंने दिया है पोर्ट, आप देख लीजिए पोर्ट में रोज़ आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती है, ऐसा नहीं है। आप गवादर अपने पास गूगल में रिसर्च करें, गवादर के मुतालिक रोज़ आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आती रहेगी और आती हैं। सिंगापुर को देने में पाकिस्तान समझने 5 साल पीछे चला गया था। अच्छा, फिर आपको पता है हालात क्या हो गए थे बलूचिस्तान के अंदर, जो है मुफ्ती साहब का जो है वो मर्डर हुआ। बलूचिस्तान में एक लहर नबी दीन, अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़ ने आके वहाँ पे बहुत टेक ओवर किया है। पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को बेहतर किया है, गवर्नमेंट ने बहुत बेहतर किया है। लोग शायद हमें इस पे जो है बड़ी नेगेटिव मार्किंग आएगी। गवादर को चलाने में अगर कोई सीरियस गवर्नमेंट थी तो मैं कहता हूँ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की थी। ठीक है, ये शायद लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन जरदारी साहब और नवाज शरीफ दौर में जितना गवर्नमेंट ने गवादर को प्रमोट किया है किसी और गवर्नमेंट में नहीं किया। जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, जो भी मुशर्रफ साहब के बाद इमरान खान की आई, किसी की भी, उन्होंने गवादर को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जितना जरदारी ने और मुशर्रफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने किया। ठीक है। मैं फेवरेट नहीं है मेरे दोनों, लेकिन मैं फिर भी आपको नहीं देखें, पॉलिटिशियन तो चले एक अलग चैप्टर हो गया, बट हम ये देखते हैं कि CPEC अथॉरिटी भी बनी है, वो भी उस पर काम कर रही है, जो कि और ये जो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं CPEC के वो विद स्टेट है। मतलब मेरे में किसी उससे पॉलिटिकल गवर्नमेंट के आने जाने से उससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए सर। उसकी जितनी भी एग्रीमेंट्स है उसकी गारंटी जो है वो GSQ से, वो एग्जैक्टली वो स्टेट के साथ एग्रीमेंट्स हैं, तो स्टेट खुद उसको टेकअप कर रही है और बाकायदा वहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है, वो इनके पास ही है। अच्छा, अब गवादर को लेकर अभी हम बात करते हैं रियल एस्टेट के अंदर जो एलिमेंट्स वहाँ पे काम करते रहे। मेरा भी पहला, जब मैं रियल एस्टेट मैंने स्टार्ट की थी तो मेरा पहला जो इंटरेक्शन हुआ था वो गवादर के रियल एस्टेट के साथ ही हुआ था।
जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आप सुबह जाते हुए एक दुकानदार के पास रुकते हैं और उससे पूछते हैं किसी ब्रोकर से कि भाई इस मौजे में एकड़ का रेट क्या है, तो वो कहता है कि जी 40,000 रुपये पर एकड़। आप जाते हैं, विज़िट करते हैं, आप 1 घंटे बाद वापस आते हैं, उससे पूछते हैं, वो कहता है जी 45,000 का रेट हो गया। अच्छा, इसी तरह से वहाँ पे ज़मीन बिकने के हमने हालात ये देखे कि जो सड़क पे आदमी खड़ा हुआ है वो भी एक लैंडलॉर्ड है, उसके पास भी ज़मीन है। कोई बैरियर बीच में क्रिएट नहीं किया गया, जीडीए बीच में नहीं आया टाइम के ऊपर, और पूरे पाकिस्तान से लोग आए। मैं समझता हूँ बलोच या जो कबायली होते हैं वो बुनियादी तौर पे एक मासूम होते हैं, उन बेचारों का उतना इंटरेक्शन नहीं होता बाकी दुनिया के साथ। तो ये जो बाहर से लोग आए, पूरे पंजाब से आए, पूरे सिंध से लोग गए और बाकी तमाम सूबों से लोग गए, इवन ओवरसीज़ बहुत आ गए वहाँ पे काम करने के लिए। और जिस अंदाज से एक ट्रेडिंग शुरू हो गई लैंड की, और उसमें लोगों को बहुत सी चीज़ें पहना दी गई और गलत तरीके से ज़मीन को बेचा गया। ये वो सब चीज़ें उस वक्त आप नहीं समझते कि ज़रूरत थी कि इनको टाइम पे रोका जाता? नवी भाई देखिए, जब भी कोई नया शहर बनने जाता है ना, वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट आते हैं। अच्छा, आप किसी भी बिज़नेस को दुनिया में उठा लें, आपने भी 2007-8 में जो है वो गाड़ियों का जापान से काम किया होगा, मुझे उम्मीद है आप जब इस काम में थे तो उस काम में भी आप देखें बीच में कितना फ्रॉड हुआ, एक्सीडेंट गाड़ियाँ आ रही थी, उनको बना के बेचा जा रहा था। देखिए, जब भी कोई नया बिजनेस या कोई भी शहर आबाद होने जाता है, कोई भी बिजनेस, हम शहर नहीं लेते, तो उसके माइनस एंड प्लस पॉइंट्स जो है ना वो बाद में रेज होते हैं। सही। अच्छा, गवादर में 2004 तक कोई अथॉरिटी नहीं थी। वहाँ पे आपको कोई ज़मीन लेनी है, आपको ज़मीन बेचनी है या आपको प्रोजेक्ट करना है तो आपको डीसी से जो है वो उसकी एनओसी मिलेगी। जब गवर्नमेंट ने देखा था कि यार यहाँ पे तो लोग ज़मीनें लेने भाग रहे हैं, यहाँ तो ये तो हालात ही कुछ और। गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी वहाँ। उसने मुझे और आपको ये नहीं कहा था कि यहाँ पे आके लैंड खरीदो। ये मेरा और आपका एक हमारी सोच थी कि यार शहर बन रहा है तो अपॉर्चुनिटी देखी, हम कूद गए उसके अंदर। गवर्नमेंट, मैं आज भी लोगों को कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं यार गवादर में इतना काम हो रहा है लेकिन प्रॉपर्टी के रेट उस तरह नहीं बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ यार गवर्नमेंट ने आपको कहा कि वहाँ प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाएगी? वो गवर्नमेंट तो चाहती है सर गवादर में प्रॉपर्टी के रेट कम हों। इसका रीज़न क्या है नवीद भाई? गवर्नमेंट को वहाँ पे अपने इदारों के लिए, अपने लिए ज़मीनें ख़रीदनी है। और आपको एक बात बताऊँ, आप केडीए में, एलडीए में, मुल्तान डेवलपमेंट में गवर्नमेंट के पास ज़मीनें हैं। गवादर वाहिद शहर है पाकिस्तान का जहाँ पे ज़मीन ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। इतनी ज़मीनें लोगों ने बेच ली हैं और ख़रीद ली हैं कि गवर्नमेंट को ख़रीदने के लिए वहाँ पे ज़मीन नहीं मिलती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो चाहती है वहाँ पे रेट गिरे ताकि वो अपनी पसंद की जगहें खरीदे। लेकिन गवर्नमेंट बीच में एक्वायर भी तो करती है ना, कुछ बड़े बड़े मौजे उसने एक्वायर कर लिए थे। नहीं सर, बड़े बड़े मौजे जो किए हैं वो शहर से थोड़े बाहर हैं। पानवान था। जी, बिल्कुल। लेकिन जो शहर के अंदर ज़मीन है, अब जैसे मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट को वहाँ रेलवे के लिए ज़मीन चाहिए थी। गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से वहाँ के ज़मींदारों को बना के उनके साथ रेटों में हाई राइज रेट दे के, उनको रेट से ऊपर रेट दे के उनसे ज़मीनें दी। तो मैं हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी होते हैं और ये लॉज भी हैं कि अगर आप गवर्नमेंट कहीं भी कोई लैंड एक्वायर करना चाहे तो उसकी कीमत देके तो वो ज़मीन। लेकिन सर वहाँ पे ना फिर देखें थोड़ा सा वहाँ पे आ जाता है आपका वो एक पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, पब्लिक से गवर्नमेंट नहीं लड़ती है ना। अगर वो आम सोसाइटियाँ बिक गई या कुछ हो गया तो फिर उनको इश्यूज वहाँ पे आएंगे। लेकिन इसीलिए हम भी आपसे लास्ट टाइम भी मेरा डिस्कस हुआ था कि जब भी मैं लोगों को कहता हूँ कि वहाँ आप ओपन लैंड से बेहतर है कि आप सोसाइटीज़ में ज़मीन लें, क्योंकि गवर्नमेंट की वो एनओसी दी हुई होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ और चेंज नहीं कर सकती है। वो अगर वहाँ पे आपने कमर्शियल प्लॉट लिया है या रेजिडेंशियल, वो ज़िंदगी भर रेजिडेंशियल रहेगा, भले गवर्नमेंट को वहाँ कितनी ज़रूरत हो ज़मीन की। अब गवर्नमेंट उसका कुछ ऑल्टरनेट देखेगी। सही। अच्छा, फिर आपकी बात वहीं रह गई कि जी हम लोग क्यों वहाँ पे इतना मसले हुए। नबी सर देखें, एक नया शहर बनने जा रहा था, लोगों को पता नहीं था यहाँ ज़मीनों के इतने रेट हो जाएंगे। सही। मैं इसकी छोटी मिसाल ऐसे दूंगा कि आपने 200 साल पहले आपके वहाँ के ज़मींदार को उसके वालिद साहब ने कहा था कि ये 200 कदम ज़मीन जो है वो तुम्हारी है। अब 200 कदम ज़मीन जब वो कैलकुलेट करता था तो वो बनती थी 100 एकड़। मैं कराची से गया उनसे ज़मीन लेने, मैंने 50 एकड़ ख़रीदी। आप गए, आपने 20 एकड़ ख़रीदी। एक और आया जिसने ज़मीन उनसे 30 एकड़ ख़रीदी। लेकिन जब उसकी गूगल GPRS हुआ या लेज़र सर्वे हुआ तो उसमें पता चला वो ज़मीन 100 एकड़ तो थी नहीं, वो ज़मीन थी 70 एकड़। सही। वहाँ पे जाके लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके अंदर ताकत थी उसने उस ज़मीन, देखिए वहाँ का लोकल ख़राब नहीं था, वहाँ का लोकल, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर कोई ईमानदार कौम है वो बलोच हैं। मैं ये आपके चैनल पे आज ये बात कह रहा हूँ, वहाँ के लोकल ने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है। फ्रॉड किया है हमारे वालों ने। वहाँ जाके 100 एकड़ ज़मीन थी, निकली ज़मीन सर्वे करके 70 एकड़। वो जो ज़मींदार था उसने बोला यार मैंने तो कभी नापी नहीं थी कितनी थी, हम तो 200 कदम के हिसाब से अपनी ज़मीन रखते थे।
अब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया, 3 बिल्डर्स के वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गए, इन्वेस्टर के आ गए। इन्वेस्टर ने फिर जाहिर बात है जिसके पास ताकत थी उसने अपनी ज़मीन पहले जीडीए में अलॉट करा ली और ज़मीन ले ली। जो नहीं करवा सका वो आके जो है वो गलत जगहों पे उसने बोलना शुरू कर दिया कि जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ। सर कोर्ट्स क्या कर रही हैं इस मामले में? सर कोर्ट देखिए, कोर्ट जो केसेस कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट उसमें ये देख रही है कि किसने पहले ज़मीन ले ली। कोर्ट ये नहीं देख रही किसने पैसे दिए क्या दिए, कोर्ट ये देख रही है कब्जा किसने लिया और जीडीए में अलॉटमेंट किसने करा। अच्छा, प्रोसेस क्या होगा इसका? अगर फर्स्ट करें मैं जाके कोई भी हमारा वीडियो देखने वाला आदमी जाके वहाँ पे 10 एकड़ ज़मीन खरीदता है या 50 एकड़ लैंड लेता है, तो वो सबसे पहले उसका प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा? हाँ सर, सबसे पहले तो वो ज़मीन का सर्वे करवाए। नंबर सही है ना, ये आज का बता रहे हैं 2023 में ऐसा सबसे पहले वो ज़मीन का सर्वे करवाए, वो पटवारी को बुलाए। ये जीपीआरएस सर्वे की बात है। जीपीआरएस नॉर्मल सर्वे भी कराए और जीपीआरएस सर्वे भी कराए। पटवारी को बुलवाया जाए, पटवारी उसका सर्वे करेगा। सर्वे से बाद पटवारी ज़मीन को जो पटवार खाने का खाता होता है जिसको नाम लफ्ज़ों में लट्ठा कहा जाता है। अच्छा, वो भी सिस्टम साथ चल रहा है? जी वो सिस्टम, जी बिल्कुल वो चल रहा है। उस लट्ठे के ऊपर उस ज़मीन को उतरवाए, उसका नक्शा, फिर वो जो जीपीआरएस उसको नक्शा मिलेगा वो जीडीए में जाए, वहाँ पे अपनी ज़मीन इंडोर्स कराए। जीडीए के अंदर जाके जीडीए आपको लेटर देगा कि हाँ जी ये ज़मीन आपकी है, ये इतना सर्वे नंबर, ये एकड़। वही दोबारा वो लेटर जब दोबारा जमा होगा पटवार खाने में। अच्छा। हाँ, अब वहाँ से फिर आपकी कंप्यूटराइज फर्द निकलेगी। ये है आपका मजबूत काम पेपर का। ठीक है। आप आ जाता है नेक्स्ट मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यस। अच्छा, फिर आपका सेकंड स्टेप आता है, आप ज़मीन पे उतरते हैं। वहाँ पे आप ज़मीन पे सर्वे करवा के पूरी अपनी ज़मीन के ऊपर या तो बाउंड्री लगवाइए या आप वहाँ पे बुर्जियाँ लगवाइए। बुर्जियाँ आपको पता है ना, वो सीमेंट की बनती है। ये बुर्जियाँ लगवाइए, अपना नाम वहाँ पे लिखिए, अपना फ़ोन नंबर लिखिए, आपकी ज़मीन। अच्छा, जिस तरह यहाँ पे हम कराची में या सिंध में देखते हैं कि जब ज़मीन पे आप उतरते हैं, शावर वगैरह चलता है, मशीनें उतरती हैं, तो वहाँ बड़े लोग निकल के आ जाते हैं वारसीन में से कि ये तो मेरी भी ज़मीन थी, तो मेरी भी थी। तो ये सिलसिले भी गवादर में हो रहे हैं? सर बिल्कुल, जहाँ पे आपको पता है जहाँ पैसों का लेन देन होता है वहाँ पे ऐसे इश्यूज़ बनते हैं। इसीलिए जो आप ज़मीन ले रहे हो उसका सबसे पहले आप पटवार खाने से, ठीक है, सब वहाँ पे क्लियरेंस लो, वहाँ पे पटवार खाने में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओ जो आप बनवा रहे हो, फ़र्द और खाता, फिर आपकी ज़मीन मजबूत हो जाती है। अच्छा, कहीं भी आप ज़मीन लें, सबसे पहले आप पटवार खाने में जाके उसकी इंक्वायरी करवा लें कि कितने बंदों के नाम पे। आपको पैसे भी उन्हीं बंदों को देने हैं। फ़र्ज़ करें 2 बंदों के नाम पे, आप 2 बंदों के नाम पे पैसे दें जिनको आप दे रहे हैं, वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आपके साथ फ्रेंड मैन कौन है। ज़मीन सर गवादर में सबसे, आपको ये बात नवीद भाई पता होगी कि गवादर की ज़मीन कराची की ज़मीन से ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 अथॉरिटीज़ हैं, एक ज़मींदार जिसकी ज़मीन है और एक जीडीए। कराची में कितनी अथॉरिटीज़ हैं, कराची में कितने मसले हैं ज़मीनों के। गवादर की ज़मीन कराची लाहौर से ज़्यादा मजबूत है क्योंकि वहाँ अथॉरिटीज़ दो हैं, एक ज़मींदार सर्वे जिसकी ज़मीन है और एक जीडीए। इस वजह से आपको ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ता। सर लेकिन मसला ये है कि हम ये सुनते हैं कि ज़मीन कम है, बिक ज़्यादा गई है। सर बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना नवी सर, बात मैंने आपको बताया 200 कदम ज़मीन थी, 100 एकड़ वो समझता था, लेकिन जब वो बेचने गया तो ज़मीन जो है वो 70 एकड़ निकली। ये इशूज़ हैं, जैसे पनवान है और छतानी बल है। यहाँ देखें सर, मैं आपको बताऊँ, तो अब आप क्या समझते हैं इसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा? लाइक अगर ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, वो भी जारी बात है कि एक जज जो होता है वो पटवार के ही सामने खड़ा हुआ है, बेबस है, वो वहीं से जो चीज़ जाएगी ऊपर तक वो उस पर केस पे फैसला करेगा। देखें, इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी जितने भी इस तरह के मोजाजात थे उसको बैन कर दिया है। वहाँ का जितने भी रिकॉर्ड्स है गवर्नमेंट नैब अपने साथ लेके गई, वो वहाँ पे पुटअप कर रही है, अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है पटवारी के थ्रू मिलके। अब वहाँ पे देखें जो दूर मोजाजात हैं, अब उसमें यही है कि जिसकी ताकत है, जिसके पैसे हैं, जिसने जेन्युइन ज़मीन ली है या जिसके बाद थोड़ा सा फोर्सफुल काम करा सकता है, वो ज़मीन हासिल कर रहा है। और बेचारा जो थोड़ा सा कमज़ोर है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आ नहीं सकता है पाकिस्तान, उसकी ज़मीन उसको नहीं मिलेगी दूर के मोजाजात में। ये हम शहर से बाहर के मोजाजात की बात कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि नहीं, मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि यानी कि जिस बंदे के पास मालूमात है, जिसे तुम जो अपने प्रोसेस को लीगल लेकर चलेगा, वो तो अपनी लैंड क्लियर करवा लेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और अगर वो बैठा हुआ है, बेखबर है, बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि कानून भी उसके साथ है जो खुद विजिलेंट है। ये बिल्कुल आप समझते हैं। खबर ही नहीं है तो वो उसके साथ लॉ भी नहीं खड़ा होगा। बिल्कुल, कोई लॉ नहीं खड़ा होगा, उसकी कोई नहीं सुनी जाएगी। हाँ, जिसको पता है काम किस तरह है, जिसको पता है मेरी ज़मीन के क्या, जिसने पुराना प्रोसेस थोड़ा मजबूत किया हुआ है, वो जीतेगा। और जो ये सोच रहा है नहीं जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ हाथ में पेपर के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने 100 एकड़ ज़मीन लेके डब्बे में डाल दी तो वो डब्बे में पड़ी रहेगी। वो कागज़ ही है। आपके चैनल के थ्रू मेरे पास बहुत से क्लाइंट ऐसे आते हैं जो मुझे बताते हैं कि यार हमने ज़मीन ली थी, मैं उनके डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ, मैं कहता हूँ सर सिर्फ अब ये रद्दी है, आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले नवीद सर, आपके चैनल पे जितने देखने वाले हैं वो अपनी कंप्यूटराइज फ़र्द निकलवाएं, वो बहुत मजबूत केस है, और अपनी GPRS करवाएं। ये दोनों चीज़ें जिसने करा ली उसकी ज़मीन 90% मजबूत हो जाएगी।
बिल्कुल सही। नहीं जी, इमरान साहब हमारे पास फिर भी आते रहेंगे क्योंकि गवादर इतना बड़ा मौजू है कि हम इसको कवर नहीं कर सकते एक नशिस्त के अंदर, एक सेशन में। तो इंशाल्लाह इस पर मुस्तकिल हम शोज़ जारी रखेंगे। इमरान साहब ये बताइएगा कि गवादर जो है इसमें GDA जब बनाया गया तो इसके बाद क्या तब्दीली आपने महसूस की GDA के आने के बाद? सर GDA के आने के बाद जो सबसे पहले जो चेंज मैंने देखा, वहाँ पे प्रॉपर सिस्टमेटिक काम शुरू हो गए। आपकी NOCs प्रॉपर हो गई। नबी सर, आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान का वाहिद शहर गवादर है जहाँ पे अगर आप NOC लेते हैं ज़मीन की, तो आप कोई भी, अगर आप बिल्डर हैं और आप 100 एकड़ की ज़मीन वहाँ पे प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, तो 15% लैंड आपकी GDA अपने पास एज ए सिक्योरिटी रखेगी। अगर आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते हैं तो GDA आपकी वो 15% लैंड को बेच के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी। पाकिस्तान का वाहिद शहर है सर जहाँ पे ये हो रहा है। ना कराची, ना इस्लामाबाद, ना लाहौर, ना पेशावर। अच्छा, एज ए सिक्योरिटी यानी कि वो अपने पास उसको आपकी 100 एकड़ लैंड में से 15 एकड़ लैंड GDA अपने पास रखेगी, तब वो आपको NOC देगी। तो GDA के आने से जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है वो ये हुआ है। इसके अलावा सर बिल्डर कंट्रोल हो गया। इसके अलावा GDA पाकिस्तान की वाहिद अथॉरिटी है जो आपको लेटर भेजती है कि आप एज ए डेवलपर अपनी लैंड को जल्द से जल्द डेवलप करें। क्या कराची में कोई कभी KDA ने, किसी इदारे ने कभी किसी बिल्डर को ये लेटर भेजा कि जी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो या जल्दी डेवलपमेंट करो? नेवर। GDA आपको डेवलपर्स को लेटर लिखता है कि आप अपना कब कर रहे हैं डेवलप, आप हमें टाइम शेड्यूल दीजिए, आप डेवलपमेंट के चार्जेस नहीं बढ़ा सकते। लेकिन उसके लिए जो आउटर डेवलपमेंट है, ये जो उस एरिया की डेवलपमेंट है, वो तो अथॉरिटी खुद करके देती है। तो यहाँ अगर MDA कोई बात करता है कि जी मैं आप तेसर टाउन के सराउंडिंग में किसी को उसने लैंड दे दी, वो कहता है कि आप उसको डेवलप करें, लेकिन अगर उसने वहाँ तक गैस ही नहीं पहुँचाई, पानी नहीं पहुँचाया, बिजली नहीं पहुँचाई, सड़क नहीं दी हुई, तो फिर तो मसाइल बनेंगे। अच्छा, रोड्स तो गवादर में माशाल्लाह ऐसी हैं कि हमें लगता है कि शायद पूरा गवादर में सबसे पहले सड़कें ही बनी हैं सर। वो आपको पता है हर किलोमीटर बाय किलोमीटर पे गवादर में एक रोड क्रॉस होता है। अच्छा देखिए नवीद सर, जो मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूँ ना कि जहाँ पे लेटर्स दिए जा रहे हैं, वो फेज़ 1 का एरिया है। अच्छा, फेज़ 1 को जब एक्सप्लेन सर देखिए, जब से नया मास्टर प्लान आया ना, गवर्नमेंट ने 3 फेजेस में गवादर को डेवलप करना है। 2030 तक उसको जहाँ डेवलप करना है, 2040 तक उसको करना है और 2060 तक उसको जहाँ डेवलप करना है। ये चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जो मास्टर प्लान बनाया आप उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये चाइना और पाकिस्तान ने जो मास्टर प्लान बनाया है, इसमें अपने अपने डिपार्टमेंट के PhDs इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान से 4 PhDs थे और चाइना से पूरी एक फर्म थी जो इसके अंदर इन्वॉल्व थी। और पाकिस्तान का पहला शहर है जिसका मास्टर प्लान टोटली एक स्मार्ट मास्टर प्लान बन के सामने आया। सर उन्होंने जो नया प्लान बनाया उसमें उन्होंने कहा कि जी 2030 तक हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, 2040 तक हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, 2060 तक हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है। अब जितने भी 2030 के अंदर प्रोजेक्ट्स आते हैं, वहाँ तक रोड, ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 1 है, ठीक है, वहाँ तक रोड, वहाँ तक पानी की लाइनें और वहाँ तक सेवरेज, ये GDA ने पहुँचा दिया है। ठीक है, अभी से ठीक है। अच्छा, जो 2040 या 2060 की सोसाइटीज़ हैं उसको GDA नहीं कह रहा है डेवलप करो। GDA, क्योंकि GDA खुद वहाँ पे डेवलपमेंट करने जा ही नहीं रहा है। ये एक आम वीडियो देखने वाले को किस तरह से मालूम पड़ता है कि ये मेरा जो है ये इसमें जोन 1 में आ रहा है, फेज़ 1 में हूँ या फेज़ 2 में हूँ या फेज़ 3 में मेरी लैंड आ रही है, ये आप या ये सोसाइटी? सर आप ये टोटली जो है ना गवादर का जो मास्टर प्लान है वो उसके अंदर आप देख सकते हैं, उन्होंने उसको फेज़ वाइज कर दिया है। पिंक लाइन के अंडर जितना एरिया आता है, अच्छा आपके चैनल के थ्रू जो भी लोग आपसे लेना चाहते हैं वो हम उनको ये मास्टर प्लान दे देंगे। पिंक एरिया में जितना मास्टर प्लान में एरिया आता है वो फेज़ 1 है, पर्पल में जितना आता है फेज़ 2 है, उसके बाद का जितना एरिया है वो 2060 है। अच्छा नबी सर, कुछ लोगों की आपके थ्रू मेरे पास कॉल्स आती हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि जी जो आपका एयरपोर्ट है वो भी पिंक, उसके अंदर भी पिंक बॉर्डर हुआ हुआ है। तो जो नया एयरपोर्ट है ना सर, सिर्फ वो 2060 की प्लानिंग के अंदर है और उससे 1 इंच ज़मीन बाहर जो है ना वो 2060 की प्लानिंग में है। अच्छा, सिर्फ एयरपोर्ट जो है वो उन्होंने 2030 की प्लानिंग में रखा हुआ है। बाकी वन स्टेप पोर्ट से अगर आप बाहर गए एयरपोर्ट से तो वो ज़मीन 2060। एयरपोर्ट का क्या सूरत हाल है सर, कहाँ तक पहुँचा? सर हमने सुना है कि अक्टूबर या नवंबर में इसकी जो है वो फ़्लाइट स्टार्ट हो रही हैं और प्रॉपर तरीके से इसको ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दिसंबर के अंदर जो है वो 5 फैक्ट्रीज़ हैं फ्री जोन के अंदर जो अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रही हैं। और दिसंबर में गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और पोर्ट मिलके बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। तो ये 3-4 काम ऐसे हो रहे हैं जिससे गवादर का एक अच्छा इमेज सामने आएगा। अल्लाह करे जी गवादर में जो नेगेटिविटी है सारी वो ख़त्म हो। नेगेटिविटी तो मैं नहीं बोलूँगा इस सेंस में, लेकिन जो लोगों ने गलत काम वहाँ पे किए हुए हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों ने सफ़र किया है तो वो उनकी चीज़ें भी क्लियर हों और यहाँ पे अच्छा काम उसके ऊपर शुरू हो।
नवी सर, मैं आपको बताऊं, गवादर शहर में आज भी जो इन्वेस्ट करता है ना फेज़ 1 के अंदर, फेज़ 1 या मैक्सिमम फेज़ 2 में, उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। मैं आज मुझसे कोई कहता है यार DHA में मैं प्लॉट लूँ या गवादर में लूँ, मैं कहता हूँ गवादर में ले लो। द रीज़न इज़ कि आज मार्केट नीचे है, आज लेने वाला टाइम है, बाइंग टाइम है। और बाइंग टाइम के साथ सर आपको प्रोजेक्ट्स बहुत नज़र आ रहे हैं कि आपका एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो जाता है। मुझे आप बताइए, आप भी गवादर गए, कोई आपके साथ लाहौर या इस्लामाबाद से लोग आते हैं, वो अपने शहर से कराची आते हैं एयरपोर्ट जहाज़ में, उसके बाद वो 8 घंटे की ट्रैवलिंग करके गवादर जाते हैं, या फिर फ़्लाइट लेते हैं 2-4 घंटे बाद की। जब आपके शहरों से, पेशावर से, इस्लामाबाद से, लाहौर से डायरेक्ट फ़्लाइटें गवादर में उतरेंगी, तो कितना इन्वेस्टर या कितना वहाँ का जो पंजाब साइड का या लाहौर साइड का या पेशावर साइड का इन्वेस्टर वहाँ पे आएगा। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं विद इन 2-3 मंथ, जिससे गवादर के अंदर प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा है कि चलें। अच्छा, ये बताएं कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जी गवादर जो है वो अब लोग प्रॉपर्टी जाना चाहिए, बाइंग टाइम है, इस टाइम पे अच्छी चीज़ है वहाँ पे। एक चीज़ ये जो गवर्नमेंट उसको अपनी पॉलिसी को जो ओपनली शेयर नहीं करती जो पब्लिक के साथ, या इदारे नहीं बता रहे होते नीचे कि कौन सा मौजा किस टाइम पे एक्वायर हो जाए या जहाँ कोई इशू ऐसा बन जाए, ये कोई ऐसी आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि यार फ्यूचर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि मैं कोई लैंड लेता हूँ तो पता चले कि ये भी चीज़ गवर्नमेंट के पास चली जाती है? नवी सर देखिए, जिस लैंड पे आपने NOC ले ली है GDA से, वो लैंड कभी भी गवर्नमेंट एक्वायर नहीं करेगी। हाँ, अगर आप ओपन लैंड लेते हैं और शहर से थोड़ी दूर जहाँ पे अभी आबादी नहीं है या जहाँ पे कोई प्लान नहीं है, उस पर गवर्नमेंट बिल्कुल एक्वायर कर सकती है। लेकिन जो भी शहर के अंदर या फेज़ 1 के अंदर जितनी भी लैंड है वो गवर्नमेंट ले चुकी है। आप किसी लैंड पे अपनी NOC लेते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट GDA से, तो 99.9% GDA उसके ऊपर कोई भी अपना लैंड एक्वायर नहीं करेगा। इसकी सबसे अच्छी मिसाल मैं आपको बताऊं, अभी कुछ अरसे पहले एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे मेन जिना एवेन्यू पे फेज़ 1 पे, वहाँ से गवर्नमेंट ईस्ट बे से वेस्ट बे पे एक नया रोड निकाल रही थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने जाना चाहिए था वो रोड उस सोसाइटी के बीच से, लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि NOC दी हुई थी, उसके अंदर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट आया हुआ था, वहाँ लोगों के प्लॉट थे, तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसकी बाउंड्री के साथ ओपन लैंड जिसकी पड़ी हुई थी, जिस पे NOC नहीं हुई थी, उनको पैसे दिए और हैंडसम पैसे दिए और वहाँ से वो रोड लेके गए। बिल्कुल सही। अब वो मास्टर प्लान के अंदर वो रोड आ गया है, वो विद इन शायद उसका जो है वो मार्किंग हो गई थी और अभी बनना शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो रोड प्लॉट लोगों के बचा लिए, ओपन लैंड जिसकी थी वहाँ से गवर्नमेंट पैसे देके निकल गई। तो जो भी NOC वाली लैंड होगी वहाँ पे कभी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि आपसे एक्वायर करे। अच्छा, जब अभी बात कर रहे थे एयरपोर्ट के हवाले से कि जब इंटरनेशनल उसका फ़्लाइट्स शुरू होंगी वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर, तो लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा मूव करना, वहाँ पे लोग जाएंगे देखेंगे। अभी तक हम वहाँ पे देखते हैं 2-3 ही होटल्स हमें नज़र आते हैं बने हुए। एक तो PC है, वो तो शुरू में बन गया था, और 2-3 और इस किस्म के हैं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ मौजूद है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, वहाँ पे फार्म हाउस बनाने की, वहाँ पे दूसरे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की, बहुत से क्लब्स बन सकते हैं वहाँ पे। अब शायद इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है GDA, ऑफर कर रहा है? सर GDA ने जो है अभी अपना टेंडर भी निकाला है एक स्पोर्ट्स अपना वाटर म्यूजियम पार्क के लिए। अच्छा। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए 3-4 उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो है ना वो उन्होंने 3-4 टेंडर्स निकाले हैं जिसके ऊपर उनकी वर्किंग चल रही है। इसके अलावा 2 प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं जो वहाँ पे एक रिजॉर्ट बनाने जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, गवादर दुनिया के हसीन तरीन साहिलों में से है, सही। वहाँ पे अभी भी 3 से 4 बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स बने हैं। एक जो है वहाँ पे AM99 क्लब 99 के नाम से, मैं अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जी आप मालदीव्स या दुबई के किसी रिजॉर्ट पे आ गए। इसी तरह 3-4 मस्जिद बन रहे हैं, एक वहाँ की एक लोकल फर्म है वो बना रही है, गवादर में जिम खाना बनने जा रहा है। अच्छा। तो विद इन 2-3 ईयर्स जो है वहाँ पे ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। क्रिकेट स्टेडियम बहुत पिछले सर गवादर का क्रिकेट स्टेडियम में इस साल सुना है कि कोयटा का एक मैच होगा, एग्जीबिशन मैच होगा, फ्रेंडली मैच PSL का वही करवाने जा रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर का इस साल PSL का एक मैच होने जा रहा है। तो विद इन 2-3 ईयर्स आपको गवादर में नए होटल्स मिलेंगे। गवादर में आपको Airbnb के ऊपर कुछ लोग अपने घर बना रहे हैं जिसके ऊपर वो उसको बना इस तरह रहे हैं कि वो उसको एज ए होटल मॉडल यूज़ करेंगे। तो चीज़ें सर आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं। हाँ, आप गवादर को कंपेयर करते हैं दुबई से, तो सर दुबई जो है वो 30 साल का बच्चा है, गवादर जो है वो 5 से 10 साल पुराना बच्चा है। तो फ़र्क है। 30 साल बाद आप गवादर को भी देखेंगे तो वो एक शहर आपको नज़र आएगा अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ। नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। अभी भी गवादर की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं ईरान के साथ, सामने आपके ओमान की बत्तियां नज़र आती हैं वहाँ से रात को हैं, और गवादर की जो खूबसूरती है वो नो डाउट, यहाँ से आप जाते हैं तो प्रिंसेस ऑफ होप
से लेके और वहाँ तक का जो एरिया है, मतलब मैं कुंड मलीर के बाद तो आपके पास सीनरी है देखने के लिए। नवी सर, जब भी कोई मैं जाता हूँ गवादर बाई रोड तो मैं 6 साढ़े 6 घंटे में पहुँच जाता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे साथ ओवरसीज़ या नया बंदा जाता है तो मैं उसको कहता हूँ आप 9 घंटे में पहुँचेंगे, तो कहता है क्यों, मैं कहता हूँ आप चलें तो सर वो हर आधे घंटे बाद गाड़ी रुकवाते हैं, तस्वीरें खींचनी है, ये करनी है। तो गवादर का तो सर जाने का एक जो वो तो एक आपको समझ लें, एक आपके बहुत ही आप उसको प्लेजर ट्रिप कह सकते हो, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट टाइम जाएगा वो तो। सर मेरे साथ जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, आप यकीन करें नवी सर, वो कहते हैं कि अगर ऐसी जगह दुनिया में किसी और मुल्क में होना तो लोग उससे कितना फ़ायदा उठाएं। और जैसा आप कह रहे थे ईरान के साथ, सर आपको पता है चाइना ने ईरान के साथ क्यों अपनी दोस्ती बढ़ाई है? क्या आपको पता है सऊदी और ईरान ने क्यों अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया? और इसमें जो सालसी था वो चाइना था। दुनिया में पहली दफ़ा किसी बड़े 2 कंट्रीज़ के अंदर सालसी का किरदार अमेरिका ने नहीं किया, चाइना ने किया। और ये जो एग्रीमेंट था, जो ये बातचीत चल रही थी, ये पूरी दुनिया से छुपी हुई 6 महीने से चल रही थी, लोगों के सामने तो आफ्टर एग्रीमेंट आई है। चाइना क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि चाइना को ये पोर्ट चाहिए सर। चाइना को जिस दिन दुनिया से अमेरिका ने चाइना को दुनिया से काटना है तो वो बे ऑफ ताइवान के रोड के बे ऑफ ताइवान के समंदर में आके कब्जा करेगा। तो चाइना के बाद जो सबसे शॉर्टेस्ट एरिया है अपनी ट्रेड को बढ़ाने का, वो बे ऑफ चाइना के बाद बनता है, बे ऑफ ताइवान के बाद बनता है गवादर का। बिल्कुल। तो चाइना को तो पूरी दुनिया को जो सराउंडिंग में ईरान, अफगानिस्तान, वहाँ पे इसको रिलेशन अच्छे बढ़ाने हैं, क्योंकि वो गवादर को बिजनेस कर रहा है ना, वो बिजनेस कर रहा है। एग्जैक्टली, आप समझे, चाइना बिजनेस कर रहा है, उसको बिजनेस के लिए वो ईरान से दोस्ती ज़रूरी है, सऊदीया से उसको दोस्ती ईरान की ज़रूरी है करवाना। ये सब चाइना सिर्फ किस लिए कर रहा है? गवादर के लिए। सर जिस चीज़ के लिए रशिया जंग करके आ रहा था, चाइना जो है वो सीपैक के थ्रू दोस्ती करके आ गया। रशियंस, आप किसी रशियन से अगर मिले ना, और जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हो इस तरह से वर्ल्ड मैप में या इसमें, वो कहते हैं कि यार हमें गवादर चाहिए था। हमारे अब्बा, हमारे दादा बताते थे कि जी हम जंग करने अफगानिस्तान गए ही इस पाकिस्तान के इस खित्ते के लिए थे। तो फिर जब उनको पता चला है कि सीपैक आ गया तो वो कहते हैं चाइना हमसे अक्लमंद था और उसने जो है वो गवादर को इस्तेमाल कर लिया। असल में गवादर मुझे लगता है तब उठेगा जब यहाँ पे DHA लॉन्च होगा। सर मैं आपको बताऊँ, DHA के पास वहाँ लैंड है। अच्छा। और GHA ने वहाँ पे एक्वायर की हुई है लैंड, लेकिन जाहिर बात है वो भी उस वक्त आएंगे जब उनको लगेगा कि हाँ जी अब उनकी ज़रूरत है। वो हर जगह इतने बिजी हुए हैं कि वो DHA वहाँ लॉन्च नहीं कर रहे, लेकिन लैंड उनके पास है। अभी वो शहर पड़े हुए हैं, अभी ये शहर पड़े होने वाले हैं। सर आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंटोनमेंट जो लैंड है वो आर्मी के पास गवादर में। 30,000 लोकेशन बनती भी है उसकी एक इम्पोर्टेंस जगह। 30,000 फौजियों की एक बटालियन बनेगी जो सिर्फ सीपैक को सिक्योर करेगी। उसमें चाइनीज़ और पाकिस्तानी दोनों इन्वॉल्व होंगे। और सबसे बड़ी आपकी जो कंटोनमेंट बन रहा है वो कैंट बन रहा है गवादर में, जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है। उसकी जो है उन्होंने उस पर वहाँ पे डेवलपमेंट का काम अपना शुरू कर दिया। मलिक रियाज साहब ने अभी तक उनका हेलीकॉप्टर नहीं किया गवादर। सर मलिक रियाज साहब का हेलीकॉप्टर जो है वो नवासे के थ्रू गया है वहाँ। नवासे के थ्रू लेकिन वो तो तकरीबन ईरान से कोई 10-15 मिनट पहले ही है सर। तकरीबन ईरान से 3 किलोमीटर पहले है वो, और बहुत दूर है, लेकिन चलें आने वाले 50-60 साल बाद वो फेज़ 3 से भी बाहर है। फेज़ 3 से भी बाहर है। फेज़ 3 से। ग्रेट, चलें ग्रेट। ये जो सऊदी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रही थी, आ चुकी है, जो कपर में हमें ऑयल रिफाइनरी आरामको वहाँ बनाने जा रहा है। और इसका जो है वो PC1 जो है वो तैयार हो गया है। और उसके ऊपर पाकिस्तान और सऊदीया का एग्रीमेंट भी हो गया। कुछ उसमें जो है वो कुछ चीज़ें हैं उसको वो क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैं आपको बताऊँ सर, जब भी कोई सऊदीया से आपका कोई भी वफ्द आता है या कोई भी डेलीगेशन आता है, गवादर की ऑयल रिफाइनरी का ज़रूर जिक्र होता है। आप कभी भी कोई अखबार उठा लें, कभी भी MBS जब भी आते हैं गवादर रिफाइनरी का जिक्र ज़रूर होता है। देयर इज़ सम रीज़न ना, कोई तो वजह है वो गवादर को साथ। दुनिया में कोई भी डेलीगेशन दुनिया से पाकिस्तान आता है, नवी सर आप कोई भी अखबार उठाइएगा, मुझे मेरा चैलेंज है आपको, सिवाय अमेरिका के, वो गवादर का नाम ज़रूर लेते हैं। हम पाकिस्तान के साथ सीपैक पे काम करना चाहते हैं, हम सीपैक को यूज़ करना चाहते हैं, हम गवादर पोर्ट को यूज़ करना, कहीं ना कहीं उनके जो उनका बयान आता है उसमें गवादर या सीपैक का जिक्र होता है। क्या वजह है इसकी? कोई तो वजह है जो गवादर को इतना प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया। पाकिस्तान की इकनॉमी की बका जो है ना वो गवादर पोर्ट से। और ये बैड लग है कि हम खुद पाकिस्तानी होके हमें उसकी अहमियत समझ नहीं आ रही, कि हमें नहीं पता चल रहा कि जितने रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ये भी सीपैक का हिस्सा है। और बहुत इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं। अभी लास्ट टाइम धाबे जी में इकोनॉमिक जोन का इफ्तिताह किया है सिंध गवर्नमेंट ने, और उसके बाद आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं महकमा गवादर तक को 25-30 इकोनॉमिक जोन तो इस वक्त हैं। नबी सर मैं आपको बताऊं, अगर गवादर क्या जो टूल टैक्स होता है, अगर सिर्फ हम चाइनीज़ के ट्रकों से जो टूल टैक्स लेंगे ना, वो मैंने इसकी की पूरी कैलकुलेशन कहीं पढ़ी थी, मैं आएगी तो आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान 4 से 5 साल में अपना कर्जा उतार सकता है सिर्फ टूल टैक्स से। ये है गवादर और सीपैक की इंपॉर्टेंस।
सही। मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ प्रॉपर्टी लें, मैं ये नहीं कहता आप वहाँ इन्वेस्ट करें, लेकिन सीपैक का गवादर पाकिस्तान को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये चलना ही चलना है। ले जी, इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। मैं ये चाहूँगा कि हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें। बिल्कुल, और हम लोग कोई वीक में एक दफ़ा या 2 वीडियोस एज़ पर जो हमारे ऑडियंस है वो किस किस्म का फीडबैक देते हैं, क्या क्वेश्चंस करते हैं। इवन जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई अगर बाहर रहता हुआ वहाँ पे कोई सोसाइटी लॉन्च करना चाहता है, वहाँ पे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट करना चाहता है, या किसी की लैंड के साथ कोई इश्यूज़ हैं, तो हम उसको गाइडेंस दें, उनके साथ उनको हेल्प आउट करें उन तमाम चीज़ों में। आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है और आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पे, तो आप उसको मेरे ख्याल में बहुत ईजीली उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं तमाम मामलात के अंदर। मैं नवी सर, आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं एक ये बात बताऊंगा कि मैंने अभी एक मैप बनाया है जिस पे आपकी ज़मीन जहाँ पे होगी उस ज़मीन का यूज़ क्या है मास्टर प्लान में, उस पिन पॉइंट के थ्रू आप गूगल पे जाके अपनी ज़मीन का यूज़ देख सकेंगे। यानी बाज़ लोगों को वहाँ पे ज़मीन ऐसे दी गई है जैसे ज़मीन उनको हाई राइज कह के बेची गई है, वो ज़मीन थी अपना इंडस्ट्रियल। तो अब मैंने ऐसा एक मैप खुद बनवाया है कहीं पे, इसमें आपके डिपार्टमेंट के भी 2 लोगों को यूज़ किया है। आप उस मैप पे अपना पिन पॉइंट ज़मीन का रखेंगे, वो आपको एक्यूरेट मैपिंग करके बता देगी कि जीडीए ने आपकी ज़मीन को क्या कैटेगरी दी है। ओके, तो अगर कोई आपसे लेना चाहे, फ्रॉड और स्कैम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, आप 90% फ्रॉड से बच जाएंगे। नाले की ज़मीन लोग बेच जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे बरसाती नाले की ज़मीनें बेची गई हैं, आपको पता है। तो कोई आपके तवज्जुह से लेना चाहे हमसे वो मैप, बिल्कुल हम सबको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। आप अपनी ज़मीन को उस पर देखिए, जो आपका पिन पॉइंट है कि मेरी ज़मीन कहाँ पे मास्टर प्लान में पड़ती है। ठीक है, तो जो लेना चाहे वो हमसे ले सकता है। ले जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। सर आपने कोई क्वेश्चन आपका हो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिएगा। कोई बाइंग सेलिंग करना चाहते हो गवादर के हवाले से, कोई आपको इस पर कंसल्टेंसी चाहिए हो, कोई आप इस पे मशवरा चाहते हो, कोई आपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना हो, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट को हाई रेज कमर्शियल करना हो, कुछ आपने वहाँ पे कोई सोसाइटी लॉन्च करनी हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको इसमें जितनी भी हेल्प आउट है वो करेंगे। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह वीक में 1-2 वीडियोस इस तरह की हम लेके आएंगे ताकि गवादर को, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान की एक नई शहरग है गवादर इस वक्त, और इससे हम वापस से अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, एक एशियन टाइगर बन के उभर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको पूरा फोकस करेंगे गवादर को, ताकि यहाँ पे तमाम जो पाकिस्तानी हैं, भले वो पाकिस्तान में मौजूद हैं या हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, वो आएँ और इसको एक्सप्लोर करें और इस पर इन्वेस्टमेंट करें। इस पर बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।